Hello students and good morning, and this is the next lecture of income tax unit second, determination of residential status of a company। ठीक है, तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपके साथ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो कि 2 लेक्चर में हुआ था, उसके बाद एचयूएफ और एओपी ऑन बीओआई एंड लोकल अथॉरिटीज हमने डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द residential status of a company, section 6 subsection 3। this is a part 3 of residential status। तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी इट कम्स अंडर द सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। तो बेसिकली इंडियन कंपनी, अगर हम बात करें अलग अलग कंपनीज की तो इनके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज है इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी इंडियन कंपनी है वो हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया कहलाती है, यानी इसमें कोई रूल की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कोई भी इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अफेयर्स यानी कि जो वर्क होते हैं आपके, है ना, किसी भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर एस्टेब्लिश है, रजिस्टर्ड है, सिचुएटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। और इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया होती है। दूसरा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इट इज कॉल्ड POEM, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रेजिडेंट अगर कोई है कंपनी तो पोएम ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड ओनली इन इंडिया। अगर किसी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है बिजनेस का वो इफेक्टिवली सिचुएटेड है पूरी की तरह से इंडिया में, तो वो रेजिडेंट इंडियन कंपनी कहलाएगी। और कोई कंपनी नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी? जब पोएम ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया। अगर किसी कंपनी का जो बिजनेस है और उसका जो इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, तो वो अगर होली या पार्टली भी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है। अब असेसमेंट क्या होगा? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920 a foreign company will be resident in India if it is place of effective management during the previous year in India। तो ये एक चेंज किया था फाइनेंस एक्ट में। अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है और उसका भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, ठीक है, तो ये इंडियन उसको भी रेजिडेंट माना जाता है। For this purpose, place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are substance are made। ठीक है, तो ये POM क्या है? POEM यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के या कंपनी के लिए जाते हैं, तो उसको POM जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। Now, guiding principles for determination of place of effective management यानी कि पोएम ऑफ अ कंपनी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कि किस तरीके से कोई कंपनी जो है आपकी पोएम हो सकती है। सबसे पहली चीज है, पोएम इज एन internationally recognized test for the determination of residence of a company and it incorporated in foreign jurisdiction also। सो ज्यादातर हम देखते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेस्ट है या रिकॉग्नाइज मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपनी का जो डिटर्मिनेशन है, रेजिडेंशियल डिटर्मिनेशन है, वो हम कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टैक्स ट्रीटीज आर एंटर्ड इनटू by India recognizes the concept of place of effective management and for determination of residential of a company as a tiebreaker rule for avoidance of double टैक्सेशन। ठीक है, ये जनरली उसके लिए है कि टाई ब्रेकर कहलाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन से बच जाती है तो उसके लिए पोएम का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। द गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड एज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ पोएम आर एनुमरेटेड। फर्स्ट वन इज a company shall be said to be engaged in active business outside India if the passive income is not more than 50% of its total income। सेकेंड वन इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, तो कंपनी, कोई भी कंपनी है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है उसका, और पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50%। किसी भी कंपनी की पैसिव इनकम जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो उनकी टोटल असेट्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है, लेस देन 50% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर सिचुएटेड इन इंडिया, तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी सिचुएटेड है और दे आर रेजिडेंट आल्सो। ठीक है, वो होने चाहिए। पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉइज इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर भी, ये भी देखना है आपको। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी होती है। इससे जो हम पोएम का जो प्रिंसिपल्स है वो आप देख रहे हैं।
अब प्लेस डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम इफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अगर किसी बिजनेस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्टिव बिजनेस है और आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है इन केस ऑफ कंपनी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस एंड आउटसाइड इंडिया, it shall be presumed that it would be outside India, and the majority of meetings of board of directors of in company are held outside India. तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे जो भी बिजनेस है या डिसीजन है वो आउटसाइड इंडिया लिए जा रहे हैं, इस कारण से उस कंपनी को नॉन जो है रेजिडेंट माना जा सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे बिजनेस उसके बाहर ही हो रहे हैं, सारे डिसीजन बाहर हो रहे हैं. However, it is established that the board of directors of a company are standing aside and not exercising their powers of management, and such powers are being exercised by either holding company or any other person and resident in India. ठीक है, तो दूसरी चीज है इट इज एस्टेब्लिश दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है स्टैंडिंग असाइड एंड नॉट एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, सच पावर्स आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय आइदर होल्डिंग कंपनी और अदर पर्सन resident in India है, then it would be the resident in India. Then the place of effective management shall be considered as to be in India. ठीक है, तब उस कंडीशन में हम उनको resident in India जो है मान लेंगे. For the purpose of determining whether the company is engaged in active business outside India, the average of the data of previous years and 2 years prior to that shall be taken into account. And in case the company has been in existence for the shorter period, then data of such period shall be considered. ठीक है, तो जो भी पीरियड है whether company is engaged in active business outside India, अगर कोई कंपनी outside India active business है और average of the data of previous year and 2 years prior to shall be taken into account. previous year का data और last 2 years का data जो है उसको consider किया जाएगा in case of company has been existence for the another period. ठीक है, then determination of power other than those that are engaged in active business outside India, other than वो अन्य है जो those that are engaged in active business. तो in case the determination of poem would be 2 stage process as follows. The first stage identification or ascertaining the persons or persons who actually make the key management and commercial decision for conduct of a company's business as a whole. ठीक है, पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पर्सन है यानी कि जो मेन पर्सन है, की पर्सन है, वो पर्सन की जो कमर्शियल डिसीजन है वो कहाँ कंडक्ट कर रहा है कंपनी का, ये बिजनेस के सारे बिजनेस के डिसीजन कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, इंडिया में या इंडिया से बाहर, ये आपको देखना पड़ेगा. देन सेकंड स्टेज है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड. ठीक है, डिटर्मिनेशन प्लेस आपको देखना पड़ेगा डिसीजंस कहाँ हो रहे हैं. तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि प्लेस वेयर दीज मैनेजमेंट डिसीजन आर टेकन वुड बी मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, जो प्लेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो पर्सन है, की पर्सन है या मैनेजमेंट है उसकी रेजिडेंशियल इंपॉर्टेंट है. एंड द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम, सो इट इज सब्सटेंस व्हिच वुड बी कंक्लूसिव रादर देन द पोएम्स. चलिए, अब इसके लिए एक प्रॉब्लम जो है आप ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं किस तरीके से जो है कंपनी का रेजिडेंशियल हम बात करते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, the other facts remain same as that in the previous question. Sorry, I think it is जो हमने पिछले क्वेश्चन लिया वो हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर. चलिए कोई नहीं. तो अगर हम बात करें कि जो कंपनी है with the variation that a company has a total number of employees 47 employees managing all warehouse, store, keeping an account, then company located in country X, managing director, chief executive and the sales head are resident in India. तो ये आपको देखना है कि जो कंपनी है बेसिकली वेरिएशन की अगर हम बात करें तो एज टोटल 50 एम्प्लॉइज उनके और 47 एम्प्लॉइज जो है कीपिंग अकाउंट्स एंड लोकल एंड दिस एंड they are resident in India also. The total annual payroll expenditure on these 50 employees is 5 crore. जो पेरोल है वो खर्चा जो हो रहा है 5 करोड़ का है. एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एमडी एंड सीए सेल ऑफ ₹3 करोड़. ठीक है, जो एनुअल पेरोल है वो ये है. तो यहाँ पर हमें करना है कि इंटरप्रिटेशन क्या है इसके लिए. although the first limb of the active business test is satisfied by a company as only 40% of its in total income is passive in nature. ठीक है, जो इनकम है वो पैसिव इन नेचर है. फर्दर मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉइज आर आल्सो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. लेकिन जो एम्प्लॉइज है उनको ये आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है. एंड ऑल द असेट्स आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. However, the payroll expenditure in respect of MD, CEO and sales head being employees resident in India exceeding 50%.
तो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, और वो देयरफॉर ए कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर इस तरह की हम देखें तो जो बिजनेस है कंपनी का जनरली आप देख रहे हैं कि एमडी डायरेक्टर्स और ये सब जो है वो यहाँ पर सेल्स हेड आर रेजिडेंट इन इंडिया। एंड इसके अलावा जो अन्य लोग हैं 47 एम्प्लॉइज हैं, टोटल 50 एम्प्लॉइज एंड 47 एंगेज इन कंपनी एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पर एम्प्लॉइज की बात हो रही है, तो ऑल द असेट्स आर सिचुएटेड आउटसाइड, लेकिन असेट्स जो है आउटसाइड इंडिया की बात कही गई है। एनुअल पेरोल जो है वो आपका है, तो कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो कंपनी जो है यहाँ पर एक बात करें तो वो एक्टिव बिजनेस में एंगेज नहीं है। चलिए दूसरा एक सॉल्यूशन जो है एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप हैज ए लोकल होल्डिंग कंपनी ए company in country X, and the A company also has 100% downstream subsidies B company and C company in country X। ठीक है, तो A कंपनी कंट्री X में रहती है और इसने also has 100% डाउनस्ट्रीम ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद B और C कंपनी जो है सब्सिडीज है एंड X कंट्री में, एंड D कंपनी इन कंट्री Y, और जो D कंपनी है वो कंट्री Y में है। तो कंपनी A हैज income only by way of dividend and interest from the investments and made in its subsidiaries, and the place of effective management of company is in India। ठीक है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या पोयम जो है वो आपका इंडिया में है, एंड एक्सरसाइज बाय द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, और ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं वो पेरेंट कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सब्सिडीज ए बी सी वी सी एंड डी आर एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। लेकिन जो अन्य कंपनी है बी सी एंड डी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बी सी डी है वो जो है आपका अन्य कंट्री में आउटसाइड इंडिया जो है वो ज्यादा एक्टिव है। तो मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी कंपनी सी कंपनी एंड डी कंपनी आर हेड इन कंट्री एक्स एंड बाय रिस्पेक्टिवली। तो दोनों कंट्रीज में जो मीटिंग है वो होती रहती है। तो अब इसके बेस पर अगर हम इंटरप्रिटेशन करें इसका, तो merely because the poem of an intermediate holding company company is in India, तो आप देख रहे हैं कि वो इंडिया में है। poem or its subsidiaries shall not be taken to be in India। जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है इस सब्सिडीज का वो shall not be taken into to be in India। The outside each subsidy has to be examined सेपरेटली, हर किसी को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या, एज इंडिकेटेड इन द फैक्ट दैट सिंस कंपनी बी एंड सी एंड डी आर इंडिपेंडेंटली एंगेज्ड। ये तीनों अलग अलग कंपनीज हैं बी सी एंड डी जो सब्सिडी है, और तीनों अपने आप में एंगेज्ड हैं इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग्स ऑफ दीज कंपनीज आर आल्सो हेल्ड आउटसाइड इंडिया। और ज्यादातर इन तीनों कंपनीज की जो मीटिंग्स है वो भी आउटसाइड इंडिया होती है। So poem of B and C and D shall be presumed to be outside India, and further CBDT and Central Board of Direct Taxes wide circulation number. This is the data. They also classified where poem guidelines shall be not be applied to a company having turnover or gross receipt of 50 crores or less in financial year। तो ये भी हमें देखना है कि कोई भी कंपनी जो है अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो पोयम भी अगर देख रहे हैं तो इसके कारण जो उनकी जो रेजिडेंशियलशिप है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होती है। तो आप देखेंगे जो इंडिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट particular term। So I will discuss more and topics in my next lectures about the income tax। So I hope you understand. Thank you very much.